नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको विटामिन ई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। आप पूछते हो मैडम विटामिन बता दो, खनिज लवण बता दो, कोई कहता है मैडम आप मुझे ना ट्रेडिशनल ड्रेस बता दो, कोई कहता है एम्ब्रॉयडरी बता दो। बेटा जितना जो टाइम है उतने टाइम में मैं आपको काम करवा रही हूँ। तो अभी आपको फैट सोल्यूबल विटामिन जो विटामिन ई है, अब अक्सर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। आपको पहले भी मैंने बताया था, विटामिन बी और सी को छोड़ करके बाकी जो भी विटामिन है ए, डी, ई, के और विटामिन पी, ये 5 विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। अब इनके बारे में आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दो, क्योंकि फालतू बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। तो विटामिन ई जिसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल, वसा घुलनशील विटामिन है, टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये जो है येलो कलर, पीले रंग का तेलीय पदार्थ जैसा दिखता है। विटामिन ई येलो कलर का आयली सब्सटेंस की तरह ये दिखता है। टोकोफेरॉल को अगर आप देखते हो तो टोकोफेरॉल एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, समझे? ग्रीक का शब्द है जिसमें टोकोस का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग और फेरॉल का मतलब होता है टू बियर, मतलब बच्चे को जन्म देना। ऑफस्प्रिंग और टू बियर मतलब जन्म देना। किसको? ऑफस्प्रिंग, बच्चे को, और इसका मतलब होता है जन्म देना। समझ? टोकोज मतलब ऑफस्प्रिंग और फेरॉल मतलब टू बियर, मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए जो विटामिन नितांत आवश्यक है, जिसकी कमी से बंध्यता या बांझपन जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आप कई बार देखते हो ना कि कई औरतें ऐसे होती हैं जिनके कई साल तक बच्चे नहीं होते हैं, और आप समझ सकते हो कि जिस औरत को अगर बच्चे नहीं होते हैं तो उसको कितनी सामाजिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। हर लोग उसे आकर के बांझ कहकर पुकारते हैं। कोई शादी विवाह जैसे अवसर होता है, शुभ अवसर होता है, तो उसको लोग मुंह ही देखना नहीं चाहते। आप समझ गए कि बच्चा होना एक माँ के लिए, एक औरत के लिए कितना आवश्यक है। और ये आवश्यक काम कौन कर रहा है? विटामिन ई। अगर इसकी कमी होती है तो सेक्स हार्मोन जो कि रिप्रोडक्शन के लिए नितांत आवश्यक होता है वह गड़बड़ा जाता है, और उसके गड़बड़ाने से मदर या एक औरत, एक माँ नहीं बन पाती है, अपने शिशु को जन्म नहीं दे पाती है। तो ये जो विटामिन ई है प्रजनन संबंधी कार्यों को करने के लिए नितांत आवश्यक है। थोड़ा सा हम इधर चलते हैं खोज पर कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो 1922 ईस्वी में देखो, 1922 ईस्वी में इवांस एंड बिशॉप ने चूहों पर नॉर्मल रिप्रोडक्शन प्रतिक्रिया को देखा। इन्होंने देखा कि उस समय तक ज्ञात जितने भी चीज थे उन सब चूहों को दिया गया खाने के लिए, इसके बावजूद भी कोई न कोई लैकिंग रह गई, जिसके कारण सामान्य प्रजनन प्रभावित हुआ। फिर 1924 में सूर ने बताया कि ये जो विटामिन है, तब तक इसका नाम विटामिन नहीं दिया गया था नाम, तो इसको बंध्यता प्रतिरोधक फैक्टर बताया कि इसकी कमी से, कोई तत्व है इसकी कमी से बांझपन को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। मतलब अगर ये विटामिन रहता है तो बांझपन दूर होता है, बंध्यता दूर होता है। इसीलिए सूर ने इसको बंध्यता प्रतिरोधक फैक्टर इसको कहा, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर इसका नाम दिया। फिर 1936 में इवांस एंड कोवर्कर्स ने, उनके साथियों ने, इवांस और उनके साथियों ने गेहूं के भ्रूण, पहले भी बताए थे जब मैंने आपको आहार का वर्गीकरण करवाया था तो बताया था इनविजिबल फैट होता है सीरियल्स में भी, दालों में भी, मतलब हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसके भीतर वसा होता है। तो गेहूं के भ्रूण से
जो एम्ब्रियो होता है गेहूं का अंदर वाला पार्ट, बाहर का पार्ट होता है जो बिल्कुल भूसी कहलाता है, उसके बाद का पार्ट आपका एल्यूमेंट कहलाता है, उसके बाद का पार्ट आपका एंडोस्पर्म कहलाता है, और सबसे जो अंदर का पार्ट है वो एम्ब्रियो कहलाता है। उसके एम्ब्रियो से इन्होंने विटामिन यू को शुद्ध तरल रूप में, शुद्ध रूप में इसको प्राप्त किया। आगे अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पर काफी काम किए, और जैसे कि आपके 1937 में फर्नहोल्ज और 1939 में इवांस ने टोकोफेरोल की रासायनिक संरचना के बारे में जानकारी दी, डिटेल्स में जानकारी दी, और दूसरे वैज्ञानिकों ने इसके बाद टोकोफेरोल का संश्लेषण किया और अन्य 3 प्रकार के टोकोफेरोल, जिसको हम कहते हैं एटा, जेटा और डेल्टा, इनके बारे में जानकारी दी कि टोकोफेरोल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एटा, दूसरा होता है जेटा और तीसरा होता है डेल्टा। अब हम देखते हैं टोकोफेरोल का कितने प्रकार होते हैं। विटामिन ई को अगर देखा जाए तो इसको 2 भागों में, 2 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है। एक भाग है जिसको हम टोकोफेरोल कहते हैं, और दूसरा है इसका नाम जिसको हम टोकोट्रिनॉल बोलते हैं। टोकोफेरोल और टोकोट्रिनॉल। टोकोफेरोल में इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इसमें से जो अल्फा टोकोफेरोल है ना, टोकोफेरोल को वापिस 3 पार्ट में बांटा गया, अल्फा टोकोफेरोल, बीटा टोकोफेरोल और डेल्टा टोकोफेरोल। इसमें अल्फा टोकोफेरोल सबसे ज्यादा सक्रिय है और यही विटामिन सबसे ज्यादा कार्य करता है। अगर इनका संग्रहण देखोगे, आप पूछते भी मैडम इसका संग्रहण भी हमें बता दिया करिए, चयापचय भी बता दीजिए, डाइजेशन भी बता दीजिए। तो देखो विटामिन ई चूंकि वसा में घुलनशील है, तो जब हम विटामिन ई से परिपूरित आहार को ग्रहण करते हैं, तो जब तक अगर हमारे आहार में वसा नहीं रहेगा तब तक इस विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगा। और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ये आपको पता है। हमारा जो छोटी आंत का सबसे जो अंतिम पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलियम, शेषांत्र, उसमें जो लसीकीय वाहिनियां होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, वहां इनका एब्जॉर्प्शन होता है। बता दिया एब्जॉर्प्शन, याद हो गया। कहाँ होता है? छोटी आंत के अंतिम हिस्सा कौन सा है? इलियम, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषांत्र। पहला हिस्सा क्या है? पक्वाशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डुओडेनम। बीच का हिस्सा मध्यांत्र, जिसको बोलते हैं जेजुनम, और तीसरा हिस्सा इलियम। तो इलियम वाले पार्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और कब होगा? जब चूंकि वसा में घुलनशील विटामिन है तो वसा मिलेगी तो होगा, फैट मिलेगा तो होगा। समझ गए? इसका संग्रहण, स्टोरेज देखोगे सर्वाधिक होता है लीवर में। आपको पहले भी मैंने बताया था कि लीवर हमारा क्या होता है? संग्रहालय है। अगर लीवर खराब हो जाते किसी व्यक्ति को तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसकी लीवर खराब हो गया। लीवर खराब होते ही किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब होते ही अन्य दूसरे जो वाइटल ऑर्गन्स है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका खून है वो इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और जब पूरी बॉडी में इम्प्योर खून डिस्ट्रीब्यूट होगा, इम्प्योर खून का परिसंचरण होगा, तो दूसरे ऑर्गन्स भी खराब होते हैं। तो लीवर में इसका संग्रहण होता है। विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, विटामिन ई हो, के हो, अन्य जितने भी विटामिन होते हैं इनका संग्रहण लीवर में होता है। सबसे ज्यादा लीवर में होगा। कुछ भाग इसका मसल में होता है, पेशियों में, और कुछ भाग इसका एडिपोज टिश्यू में भी संग्रहण होता है। तो तीनों चीज बता दिया आपको। आप कहते हो ना कि मैडम हमारा संग्रहण बता दीजिए, मेटाबॉलिज्म बता दीजिए। तो आज मैं आपको इस विटामिन का संग्रहण कहाँ होता है, अगर एग्जामिनेशन में आता है, तीनों ऑप्शन है तो तीनों डालोगे। अगर केवल ऑप्शन 1 है लीवर, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आप लिखोगे लीवर। अगर केवल होता है कि विटामिन ई का संग्रहण और कहाँ कहाँ होता है, तो तीनों चीजें, लीवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यू। यकृत, मांसपेशियां और वसीय ऊतक, यहाँ इनका संग्रहण होता है। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, क्या कार्य करता है विटामिन ए। जैसा कि अभी आपने देखा, आपने ध्यान से सुना कि विटामिन ए एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर ही है। जैसे विटामिन डी को एंटी रैकेटिक विटामिन कहते हैं। इसी तरह से इसको एंटी
स्टेरिलिटी फैक्टर नाम दिया गया। इसका मतलब ये इसका सीधा संबंध हमारे प्रजनन तंत्र से है, प्रजनन अंग से है, शिशु जन्म से है। तो ये पहला क्या काम करता है? पहला इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, प्रजनन में सहायता प्रदान करता है। जितने भी हार्मोन है हमारे सेक्स हार्मोन, जो फीमेल का है और मेल का है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो उन सेक्स हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है। और जब सेक्स हार्मोन गड़बड़ा जाएगा तो मासिक धर्म चक्र गड़बड़ाएगा, आगे की और जो रिप्रोडक्शन से संबंधित बाधाएं हैं वो उत्पन्न होंगी और शिशु जन्म परेशान है। दूसरा क्या काम है? विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। विटामिन ए और कैरोटीन अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में फुल तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। जब नहीं ऑक्सीडाइज होगा तभी हमारी बॉडी पूर्ण रूप से विटामिन ए को और कैरोटीन को यूटिलाइज कर पाएगा और हमारी जो त्वचा है, हमारी जो आंखों का स्वास्थ्य है, उत्तम बना रहेगा। अन्यथा इसके अभाव में पूरा जो उसकी उपयोगिता है, पूरा यूटिलिटी है, पूरी कार्यशीलता है, कार्य क्षमता है, वो सारे के सारे प्रभावित होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट काम करता है, विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। तीसरा क्या काम करता है? एक हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं की जो संरचना है उनको एकता बनाए रखता है, यूनिफॉर्म बनाए रखता है, यूनिटी में रखता है। इसके अभाव में क्या होता है? जो हमारी कोशिकाएं हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये कोशिका है और कोशिका का जो बाहरी परत है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। और इस सेल मेम्ब्रेन में फिर टूट फूट होने लगता है। क्या होने लगता है? टूट फूट होने लगता है बाहरी मेम्ब्रेन में। इसमें टूट होने लगता है, इसकी दीवारें क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। जब कोशिकाएं की दीवारें क्षतिग्रस्त होने लगेगी तो क्या होगा? आप समझो, मान लो कि घर का दीवार टूट गया है तो कोई भी उसमें आ सकता है, जा सकता है, अंदर की चीजें कोई भी चुरा के लेके जाएगा। तो जब कोशिकाएं टूट जाएंगी, फट जाएंगी, तो कोशिका के भीतर की सामग्री बाहर निकलने लगेगा। और हमारी बॉडी बना हुआ किसका है? सेल का ही तो बना हुआ है। हमारा बॉडी पूर्ण रूप से कोशिका का बना हुआ है। जब कोशिकाएं इसी तरह से डैमेज होने लगेंगी, उसकी वाल जो है, जो सुरक्षात्मक आवरण है, अगर वो टूटने लगेगा तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगेगा। समझ गए? तो ये कोशिकाओं की संरचना को स्थिर रखने में मदद करता है। और क्या करता है? ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। लाल रक्त कणिकाएं, जिसके बारे में मैंने आपको रक्त जब पढ़ाया था उस वीडियो में आप जाके देखोगे तो विटामिन ए का भी इसमें सहयोग होता है, क्योंकि यह जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे चीजें हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो क्या करता है? आरबीसी को ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो आरबीसी की फॉर्मेशन होने नहीं देता है, उसको तोड़ देता है। तो विटामिन ई आरबीसी को टूटने से बचाता है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। अब देखते हैं पांचवा फंक्शन इसका क्या है। यह हीम जो एक प्रोटीन है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, आरबीसी के भीतर हीमोग्लोबिन रहता है। मैंने डिटेल आपको संरचना बताई थी, तो आपने देखा था कि हीम के संश्लेषण में विटामिन ई की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा, यह लीवर को कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरे जो विषैले तत्व हैं, जो दूसरे विषैले टॉक्सिन्स हैं, उन सब को खत्म करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। अन्यथा कार्बन टेट्राक्लोराइड आप जानते हो, अमोनिया जानते हो, ये सब विषैले तत्व होते हैं, विषैले गैस होते हैं जो कि लीवर को खत्म कर देंगे। तो लीवर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन ई का होना अनिवार्य है। तो आज आपने देख लिया विटामिन ई के क्या कार्य है, कितने प्रकार हैं, इसकी खोज किसने की थी। वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहती हूँ लंबा वीडियो करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके प्राप्ति स्रोत और इसकी कमी से होने वाले कौन से प्रभाव हैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। तब तक जाने की इजाज़त। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।